नमस्कार। जीपीसी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर मैं शैलजा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। जीपीसी झुंझुनू लेकर आया है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज़ में हमारा चैप्टर नंबर है 2, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। इससे भूतपूर्व की कक्षाओं में हम कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स को पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स वो कारक है जो किसी विराम में रखी हुई वस्तु को तथा एक समान रूप से गति करती हुई वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला दे। यानी विरामावस्था में को तो मूविंग करवा दे, चलायमान कर दे, और जो एक समान से चल रही है उसको रोक दे। उसकी जो ये या तो चलने की जो अवस्था है या रुकी हुई विराम में रहने की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन ला दे, वो कारक ही फोर्स होता है। फोर्स के साथ ही आपने देखा था न्यूटन्स के नियम। फोर्स के कॉन्सेप्ट के साथ ही उदय होता है न्यूटन्स के नियमों का, न्यूटन्स की लॉ ऑफ मोशन का। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगा दिया जाए, या फिर कहें कि कोई वस्तु तब तक गतिमान रहेगी एक समान वेग से जब तक कि उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं कर दिया जाए। न्यूटन का जो प्रथम नियम था वो जड़त्व का कॉन्सेप्ट देता है। प्रथम नियम के अनुसार है F बराबर ma, जहाँ पे F बल होता है, m आपका द्रव्यमान होता है और a एक्सीलरेशन होता है। और जो एक्सीलरेशन या a को कहें त्वरण स्वयं क्या चीज़ होती है? सब वेग में परिवर्तन की दर को आप त्वरण कहते हैं। यानी a होता है dv/dt, v आपका वेग है, t समय, यानी वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है वही त्वरण है। F बराबर ma आया आपका न्यूटन की गति के प्रथम नियम से। अगर किसी सिचुएशन में बाह्य वाला जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हमने मान लिया शून्य है, यदि F 0 है तो इस सिचुएशन में जो ma है वो 0 होगा। चूँकि कोई वस्तु ली है जिसका मास तो होगा ही होगा, तो m तो 0 नहीं हो सकता, परंतु m और a के प्रोडक्ट को आपको 0 करना है। m 0 नहीं है तो इस सिचुएशन में a 0 होगा। a क्या था? वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में परिवर्तन की दर dv/dt वो 0 होगा। इससे आ जाएगा वेग नियत, यानी आपकी वस्तु अगर उस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं तो वो वस्तु नियत वेग से गति करती जाएगी। बल की विमा की बात की थी। बल को आप नापते हैं न्यूटन में, और न्यूटन में नापते हैं, और बल की विमा आती है m1 L1 T-2, जिसे आपको सदैव ही याद रखना है। फिर आया था मोमेंटम की बात, संवेग की बात। संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं, और p बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। p बराबर m इंटू v। m द्रव्यमान को नापा आपने kg में, वेग को नाप दिया आपने मीटर अपॉन सेकंड में, तो द्रव्यमान क्या हो गया? kg इंटू मीटर अपॉन सेकंड। इसकी विमा क्या आएगी? kg की विमा m1, मीटर की विमा L1, सेकंड की विमा T1। तो इससे मोमेंटम की विमा आ जाएगी m1 L1 T-1। ठीक है, इसका मात्रक तो आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, विमा आ जाएगी m1 L1 T-1। मोमेंटम के कॉन्सेप्ट के साथ ही उत्पत्ति होती है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है, यानी dp/dt बराबर होता है F के। अगर किसी कंडीशन में आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 है, F 0 है, तो dp/dt 0 होगा। इसका मतलब है p है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत को भी आपको देता है, जिसके अनुसार यदि बाह्य बल आपका शून्य है तो उसका संवेग है वो सदैव सुरक्षित रहता है। संवेग मोमेंटम है उसका कंजर्व्ड रहता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम था जो ये बताता था कि प्रत्येक क्रिया के सदैव ही समान और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया अवश्य होती है। एग्जाम्पल लिया था कि कोई सैनिक है जो गोली चलाता है, तो गोली आगे की तरफ जाती है और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उसके कंधे को पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो इस प्रकार कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स के समझने के बाद में उत्पत्ति हो गई थी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन का प्रथम नियम देता है जड़त्व के कॉन्सेप्ट को, न्यूटन का दूसरा नियम देता है जन्म मोमेंटम को। इन सब को पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा था कार्य। कार्य क्या है? कार्य है किसी भी फोर्स के द्वारा अगर किसी भी वस्तु पे कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो किसी वस्तु पे फोर्स लगाने पे जो डिस्प्लेसमेंट की जो क्रिया है वो ही उसका कार्य है, और कार्य को प्रदर्शित करते हैं बल गुणा विस्थापन से।
तो W बराबर होता है F डॉट S, डॉट प्रोडक्ट के लिए आएगा कोस थीटा, तो W हो जाएगा FS कोस थीटा। तो आपको पता है कि F को नापते हैं न्यूटन में और S डिस्प्लेसमेंट है जिसको नापेंगे मीटर में, तो W का मात्रा हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, जिसे हम जूल से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं उसके मात्रकों की। तो W का विमा निकालनी है, तो न्यूटन की विमा आपको पता है m1 L1 T-2, जो कि अपनी को सदैव याद रखनी है, और मीटर की विमा है L1। तो दोनों विमाओं से कार्य की विमा आती है m1 L2 T-2। तो कार्य का मात्रक है जूल, कार्य की विमा है m1 L2 T-2। कार्य की विमा के लिए हमें याद रखनी पड़ेगी फोर्स की विमा, जो कि है m1 L1 T-2। अब कार्य आने के बाद में आपने 3 तरह के कार्य देखे थे, पॉजिटिव कार्य, जीरो वर्क और नेगेटिव वर्क। तो कैसे आया पॉजिटिव वर्क? जब आपका थीटा इक्वल टू 0 है, यानी जो लगने वाला बल, जिस डायरेक्शन में हम बल लगा रहे उसी डायरेक्शन में अगर विस्थापन हो रहा है, थीटा 0 है F और S के बीच में, तो W बराबर आ जाता है FS, जो कि कार्य की मैक्सिमम वैल्यू है, और यही पॉजिटिव वर्क है। जब बल की दिशा में ही अगर विस्थापन हो जाए तो उस समय जो आपको कार्य मिलता है वो धनात्मक कार्य मिलता है। अगर जिस डायरेक्शन में हम बल लगा रहे हैं उसके विपरीत डायरेक्शन में विस्थापन हो जाता है, तो इस सिचुएशन में थीटा होता है 180 डिग्री। थीटा बराबर 180 डिग्री रखने का मतलब है W बराबर FS कोस 180। कोस 180 की वैल्यू होती है -1, इससे W आ जाएगा -FS, जो कि कार्य की मिनिमम वैल्यू है, और ये एक ऋणात्मक कार्य है। तो ऋणात्मक कार्य आपको कब प्राप्त होगा? जब जिस डायरेक्शन में आपने बल लगाया है उसके विपरीत डायरेक्शन में विस्थापन हो। बल के विपरीत डायरेक्शन में विस्थापन होने पर मिलने वाला कार्य ऋणात्मक होता है, और वो कार्य की मिनिमम वैल्यू होती है। तीसरी सिचुएशन थी कि जिस डायरेक्शन में आप बल लगा रहे हो उसके परपेंडिकुलर, उसके लंबवत डायरेक्शन में विस्थापन हो रहा है, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। आपको पता है कोस 90 की वैल्यू होती है 0, इससे W बराबर FS कोस 90 डिग्री क्या हो जाएगा? W इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट है जीरो वर्क का। जीरो वर्क कब मिल रहा है कि विस्थापन किस डायरेक्शन में हो रहा है? बल की लंबवत दिशा में। अगर जिस डायरेक्शन में आप बल लगा रहे हो उसके लंबवत दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो वो आपको शून्य कार्य देता है। तो इस प्रकार कार्य की का मात्रक आया जूल, कार्य की विमा आई m1 L2 T-2। 3 तरह के कार्य आए, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और जीरो वर्क। कार्य को समझने के पश्चात हमने देखा था एनर्जी या ऊर्जा को। एनर्जी वो कारक ही है जो कार्य को नापती है, ठीक है। तो एनर्जी बराबर होती है कार्य के, E बराबर होता है W के। W का मात्रक आपको पता है जूल है, तो एनर्जी का मात्रक भी जूल होगा। W की विमा है m1 L2 T-2, तो एनर्जी की विमा भी होगी m1 L2 T-2। तो वर्क और एनर्जी, कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक समान हैं, दोनों की विमाएं भी समान हैं। मात्रक दोनों के जूल हैं, विमा दोनों की m1 L2 T-2 है। अब हम बात करते हैं शक्ति की। शक्ति क्या चीज़ है? पावर क्या चीज़ है? किसी भी मशीन या तंत्र के द्वारा कार्य करने की जो दर है, कार्य करने की जो पावर है, कार्य करने की जो दर है, उसे ही शक्ति कहते हैं। शक्ति को आप प्रदर्शित करते हो P से। तो अगर कोई यंत्र है जो डेल्टा T टाइम में डेल्टा W कार्य करता है, तो उसकी औसत शक्ति हो जाएगी डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। कार्य आपको पता ही है बल गुणा विस्थापन होता है, तो फोर्स डॉट डेल्टा S है। फोर्स डॉट डेल्टा S की वैल्यू इस शक्ति वाले फॉर्मूले में लगाओगे 5.16 में, तो शक्ति P बराबर हो जाएगा F डॉट डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। डेल्टा S अपॉन डेल्टा T को क्या लिख सकते हो? ये क्या है? दूरी अपॉन समय है। दूरी अपॉन समय क्या होता है? वेग होता है। तो इसको लिख सकते हो बल गुणा वेग, F डॉट V। तो डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा आ जाएगा, तो इसे P आ जाएगा FV कोस थीटा। इस प्रकार बल तथा जो वेग का अदिश गुणनफल है वही शक्ति के, पावर के तुल्य होता है। तो शक्ति, पावर क्या चीज़ है? एक तो है कार्य अपॉन समय, कार्य की ही बराबर होती है एनर्जी, तो शक्ति को कह सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, या कह सकते हैं वर्क अपॉन टाइम।
ठीक है। और वर्क होता है बल गुणा विस्थापन, तो शक्ति आ जाएगी बल गुणा विस्थापन अपॉन टाइम। हमें पता है विस्थापन अपॉन टाइम होता है वेग, तो शक्ति आ जाएगी बल गुणा वेग, यानी शक्ति है वो बल के और वेग के अदिश गुणनफल के डॉट प्रोडक्ट के तुल्य होता है। अब यदि हमने मान लिया कि जो हमने जो बल लगाया और जो वेग है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी एफ और वी के बीच में एंगल थीटा इक्वल टू 0 है, इस सिचुएशन में शक्ति P बराबर हो जाएगी एफ वी, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1। जब जिस दिशा में हमने डायरेक्शन लगाया है उसी डायरेक्शन में वो गति कर रही है, तो उस सिचुएशन में शक्ति का मान P बराबर हो जाता है एफ वी। अगर जिस डायरेक्शन में हमें बल लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो गति करेगी, तो उस सिचुएशन में शक्ति का मान हो जाएगा माइनस एफ वी। अगर जिस डायरेक्शन में हमने बल लगाया उसके लंबवत डायरेक्शन में वो गति करती है, तो इस सिचुएशन में शक्ति का मान हो जाता है 0। अब हम बात करते हैं शक्ति के मात्रक की। चूँकि हमें पता है कि कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक समय का मात्रक सेकंड होता है, तो शक्ति क्या है, कार्य अपॉन समय है, यानी जूल अपॉन सेकंड है, तो शक्ति का मात्रक हो गया जूल अपॉन सेकंड, जूल प्रति सेकंड, जिसे हम वाट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से शक्ति का मात्रक हो गया वाट। विद्युत उपकरणों की हम बात करें तो विद्युत उपकरणों की जो पावर है, शक्ति है, उसे किलोवाट में नापते हैं, और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के। तो इस प्रकार आपके पास आई शक्ति। तो शक्ति क्या आई आपकी एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी की विमा मात्रक सब कुछ समान होता है कार्य से, तो शक्ति को हम कह सकते हैं कार्य अपॉन टाइम। कार्य को नापा आपने जूल से, टाइम को नापा आपने समय से, जिससे शक्ति की विमा आ गई जूल अपॉन सेकंड। जूल अपॉन सेकंड को आपने कहा वाट, तो इसकी शक्ति का मात्रक आया वाट में। अब अगर हम इसकी विमा की बात करें तो P बराबर है W अपॉन टी, कार्य अपॉन समय। कार्य की खुद का फॉर्मूला है बल गुणा विस्थापन, तो शक्ति खुद क्या हो जाएगी, बल गुणा विस्थापन अपॉन समय। बल को नापते हैं न्यूटन में, विस्थापन को नापेंगे मीटर में, समय को नापा सेकंड में, तो शक्ति का मात्रक आ गया न्यूटन इंटू मीटर अपॉन सेकंड। न्यूटन की विमा आपको पता है m1 L1 T-2 होगी, मीटर की विमा आपको पता है m0 L1 T0 होगी। इसी प्रकार सेकंड की विमा होगी m0 L0 T1। तो इससे शक्ति आई आपकी m1 L2 T-3। तो शक्ति का मात्रक वाट है, शक्ति की विमा m1 L2 T-3। तो इस प्रकार से ऊर्जा क्या था, वस्तु के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता थी, कुल क्षमता थी, वो तो ऊर्जा थी। जबकि शक्ति क्या है, मशीन के द्वारा कार्य करने की दर को आप शक्ति कहते हैं। तो आज हमने देखा क्या समय था, क्या फोर्स था। फोर्स का फॉर्मूला आया था F बराबर ma। मोमेंटम का फॉर्मूला आया P बराबर mv। मोमेंटम और फोर्स में रिलेशन आया F बराबर dp अपॉन dt। संवेग परिवर्तन की दर बल है, यही न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। और जो F बराबर ma था वो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। और कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य को नापा जूल में, कार्य की विमाई m1 L2 T-2 क्यों आई, क्योंकि जो फोर्स है उसकी विमा, उसका मात्रक न्यूटन और विमा होती है m1 L1 T-2। विस्थापन को मीटर में नापेंगे, विस्थापन का मात्रक मीटर है और उसकी विमा L1 है। और इसी प्रकार एनर्जी और वर्क की विमा सेम होती है, इनकी दोनों का मात्रक भी सेम होता है, यानी एनर्जी का मात्रक भी जूल है और एनर्जी की विमा भी m1 L2 T-2 है। एनर्जी और वर्क को जानने के बाद में अपने ने समझा शक्ति क्या चीज़ है। शक्ति क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम है। एनर्जी को खुद को ही वर्क से नापते हैं, तो शक्ति हो जाएगी वर्क अपॉन टाइम। वर्क को नापते हैं जूल से, टाइम को सेकंड से, तो शक्ति खुद हो जाएगी जूल अपॉन सेकंड, जिसे बोल देते हैं वाट में। और शक्ति की विमा आई m1 L2 T-3। जितने भी अपने विद्युतीय उपकरण हैं उसमें शक्ति है वो किलोवाट में नापी जाती है। किलो का आपको पता ही है 10⁻³ होता है, तो 1 किलोवाट बराबर होती है 10⁻³ वाट से। तो इस प्रकार आप चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स को, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क को, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी को और कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को समझ पाए हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।